हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट बाल विकास प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। तो हम आपको बता दें, इसके पहले हम लोग जो है साइंस के और पर्यावरण के 2 वीडियो देख चुके हैं। तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे जब भी सीटेट का वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग जो है वीडियो को लाभ ले सकें। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जान ही रहे हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दिया गया है 21 जनवरी को, इसलिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो इस समय में आपको पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग जो है डेली एक वीडियो को जो है अलग अलग सब्जेक्ट का करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि किस स्तर पर बालक, देखिए प्रश्न को गौर से देखिए, एक पेन ले लीजिए और एक जो है रफ, उसमें देखिए आपका 30 में से कितना स्कोर बन रहा है। कि प्रश्न 1 है कि किस स्तर पर बालक नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया में वृद्धि होती है, हालांकि यह मूर्त अनुभवों तक ही सीमित होती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस स्तर पर बालक नियमों के साथ, मतलब नियम के साथ साथ खेल में भाग लेने में सक्षम हो जाते हैं, उनकी जो है एथलेटिक क्षमताओं का विकास हो जाता है और तार्किक विचार प्रक्रिया वृद्धि हो जाती है। तो हालांकि यह मूर्त अनुभव तक ही सीमित होती है। तो इसमें देखिए आपका उत्तर बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था ऑप्शन देख सकते हैं, किशोरावस्था है, शैशवावस्था। तो जो बालक में जो है कहा है कि एथलेटिक क्षमताओं का विकास हो जाता है और तार्किक विचार में वृद्धि होने लगती है। तो यह आपका जो है, जैसे मध्य बाल्यावस्था में जब बालक पहुंचता है तो उसमें जो है संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताएं जो है उभरने लगती है, जिससे बालक क्या होता है, सामाजिक विकास, खेल के नियमों को समझने, उनका पालन करने में उनकी क्षमताओं को संदर्भित किया जाता है। ऐसे में जो है क्या होता है कि बालक का जो है विकास होना चालू हो जाता है। जैसे उनमें एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है, तार्किक विचार, मूर्त अनुभवों को तक जो है विचार होना स्टार्ट हो जाता है। तो यह सभी जो है किसमें होता है, मध्य बाल्यावस्था में। देखिए दूसरा प्रश्न है कि अभिकथन ए, कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। और आपका कारण आर है कि बच्चों में बाल्यावस्था के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर भिन्न होते हैं। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए कि देखिए इसमें कौन सा सही है। तो आपको सीटेट जब आपको पेपर मिलेगा तो ऐसे प्रश्न को आपको बारीकियों से पढ़ना है, वहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि जब प्रश्न में घबराहट होगी तो सीटेट का प्रश्न जो है ऑटोमेटिक आप गलत करके चले आएंगे। लगाना कुछ और रहेगा, लगा देंगे। और सीटेट में विशेष ध्यान दीजिए कि जहाँ नेगेटिव है, हतोत्साहित है, केवल शब्द है, ये सब जो है आपका प्रश्न मतलब ऑप्शन गलत माने जाते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। बच्चों के लिए बाल्यावस्था के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार भिन्न होते हैं। यह जो है देखिए विकल्प आपका पहला भी सही है और विकल्प जो है दूसरा भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन क्या लगाएंगे, ए और आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है। देखिए प्रश्न 3 है, विकास होता है। तो विकास होता है, क्या होता है, ऑप्शन है अव्यवस्थित होता है, पूर्ण रूप से प्रत्याशित होता है, एक आयामी होता है, गतिशील होता है। तो फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पे बता दें, एक होता है विकास, एक होता है वृद्धि। जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, मतलब वो जो है गतिशील रहता है, और जो है आपका जो वृद्धि होता है कुछ समय बाद जो है रुक जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि विकास क्या होता है, तो विकास क्या लगाएंगे, विकास एक गतिशील होता है। जो है गतिशील है या परिवर्तन एक प्रक्रिया, जो परिवर्तन सदैव रैखिक एवं प्रतिसापित नहीं होते हैं। देखिए प्रश्न 4 है कि विकास के सिर पदाभिमुख सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि विकास के सिर पदाभिमुख सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार जो है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है।
तो आपका ऑप्शन है, पहला है सिर से पैर की ओर, दूसरा है पैर से सिर की ओर, तीसरा है केंद्र से बाहर की ओर, चौथा बाहर से केंद्र की ओर। देखिए सिर पदाभिमुख की बात किया गया है कि सिर पदाभिमुख सिद्धांत क्या कहता है। तो जो सिर पदाभिमुख सिद्धांत आपका वो सामान्य प्रतिरूप में एक है जो सभी बच्चों में देखा जाता है। इसमें कहा गया कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर से पैर की ओर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्रश्न 5 है, विज्ञापन अभिकथन है कि विज्ञापन और फिल्में किशोरों के दृष्टिकोण और मूल्यों के निर्धारित करने में एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। दूसरा है मीडिया सामाजिकरण का एक शक्तिशाली द्वितीयक एजेंसी है। तो देखिए क्या है, आपका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। देखिए ऑप्शन को भी पढ़ा कीजिए चारों, जिससे क्या होगा उसका सेंस निकल जाता है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा आपका ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, और 4 नंबर पे ए आर दोनों असत्य हैं। देखिए प्रश्न, विज्ञापन और फिल्में किशोरों के दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो यह आपका जो है कथन सत्य है कि जो जैसे विज्ञापन से विचार को बढ़ावा मिलता है और इसमें एक सुंदरता के निश्चित शरीर के प्रभाव से परिभाषित किया जाता है। तो यह जो है आपका सही है। मीडिया सामाजिकरण का एक शक्तिशाली द्वितीयक एजेंसी है, इसे भी जो है सही माना गया है। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए प्रश्न 5 है कि रमेश को अपने मित्र पेन बहुत आकर्षित लगता है। रमेश को अपने मित्र का पेन जो है बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास किस चरण में है। तो देखिए किस चरण में है। अब क्या है, संज्ञानात्मक सापेक्षता अभिविन्यास, दंड व आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। तो देख सकते हैं। तो प्रश्न को पढ़िए फिर से एक बार देखते हैं कि रमेश अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है परंतु उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है। तो किस चरण में लगाएंगे, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में। देखिए प्रश्न 7 है आपके सामने। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उसका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। कारण आपका सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही विकल्प को चुनिए। तो जो देखिए इसमें क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। या तो मान लीजिए सही है, लेकिन देख सकते हैं दूसरा क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका ऑप्शन देखिए पहला जो है आपका सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, 2। ये दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए 8वां प्रश्न है आपका, किस चरण में, यहाँ पे देखिए ... किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है। तो देखिए जो अवस्थाएं हैं वो 4 में है, संवेदीगामक है, पूर्व है, मूर्त है, औपचारिक है। तो इसमें पूछा है कि किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति को सीमित रहता है। तो आप क्या लगेंगे इसमें जो है, जैसे औपचारिक है, पूर्व है, मूर्त अब संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसमें जो है जो संवेदीगामक है, देखिए संवेदीगामक आपका जो जन्म से 2 वर्ष तक माना गया है। संवेदीगामक जन्म से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका 2 से 7 वर्ष है, और मूर्त 7 से 11 वर्ष है, और औपचारिक की बात किया जाएगा तो यह 11 वर्ष से अधिक वालों के लिए है। तो इसमें पूछा जो प्रश्न, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जो है उत्तर प्रश्न ऑप्शन 2 हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए प्रश्न 9 है कि निम्न में कौन लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है। तो देखिए ऑप्शन है, शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद के स्तर की मात्रा में बदलाव करें।
देखिए प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़िए कि निम्नलिखित में लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है। शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों के समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में बदलाव करें। दूसरा है, शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। तीसरा है, शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरफ पुनर्बलन बढ़ाना चाहिए। देखिए आपका ऑप्शन ऐसे ऐसे गलत हो जाएगा। शिक्षकों की स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करना चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे आपका सटीक जो उत्तर होगा, शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद का स्तर और मात्रा में बदलाव करें। तो आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। देखिए प्रश्न 10 है, क्या कह रहा है कि बच्चों में नैतिक विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है ये जो है, देखिए आपका ऑप्शन है B.F. स्किनर है, लॉरेंस कोहलबर्ग है, लेव वाइगोस्की हैं, अल्बर्ट बंडूरा हैं। तो क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, सोचिए अपने मन में इसको कि क्या हो सकता है कि बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग जी हैं। देखिए सिद्धांत के जो आपका जो है टॉपिक है, लगभग आपको 120 सिद्धांत है। तो उसके लिए हम लिंक डाल देंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जो है उसको देख करके याद कर सकते हैं कि किस सिद्धांतकारी ने कौन सा सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न 11 आपका है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन बच्चों को समीपस्थ विकास क्षेत्र में प्रगति करने में सक्षम बनाएगा। देखिए पाठ या ढांचा, अनुकूलन, पूर्वाभ्यास, निष्क्रिय अनुसरण। देखिए यह प्रश्न जो है आपको पूछा गया है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है पाठ या ढांचा समीपस्थ विकास के क्षेत्र की प्रगति करने में सक्षम बनाएगा। तो आपका ऑप्शन एक साथ जाएगा। देखिए प्रश्न 12 है कि हावर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक चिंतन की आलोचना करते हैं। निम्न में कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है। देखिए नहीं, यहाँ पे नेगेटिव सेंस दिया है। तो इसको आपको बारीकी से समझना होगा कि हावर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक चिंतन की आलोचना करते हुए कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता के में शामिल नहीं किया है। तो देखिए प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता और संगीतमय बुद्धिमत्ता। तो क्या होगा इसका, या जो है सृजनात्मक बुद्धिमत्ता को जो है वो शामिल नहीं किए हैं। देखिए प्रश्न अगला है आपका, प्रश्न 13 है कि निम्न में कौन सा प्रश्न बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। देखिए आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है कि 4 9 8 4 4 6 9 4 को जोड़ क्या है। दूसरा, विश्व युद्ध कब हुआ था। महात्मा गांधी जन्म किस वर्ष हुआ था। चौथा आपका है, हम पूर्वग्रह व रूढ़वादी सोच कैसे चुनौती दे सकते हैं। देखिए इसमें पूछा कि महात्मा गांधी जन्म किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष, तो पर्टिकुलर एक ही चीज़ आप बताएंगे किस वर्ष हुआ था, बस वहीं से स्टॉप हो जाएंगे। दूसरा, युद्ध कब हुआ था, तो उसको भी हम बता के बस वहीं पर रुक जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 4 9 8 4 6 9 4 को जोड़ बताना है। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं कि आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। मतलब यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है जिसमें बच्चों के आसपास का अपना सोचेगा, उसके बारे में बताएगा, तो तमाम प्रकार से बताएगा। तो इसमें जो होता है कि जैसे हम पूर्वग्रह रूढ़वादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं, इसमें देखिए सोच को जो है डेवलप करने के बारे में बात किया गया है। देखिए प्रश्न 14 है, कथन ए, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, देख सकते हैं। और दूसरा है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। क्या कहा है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड देखिए इसको सोचिए, इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो क्या होगा,
तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है ऑप्शन या 4 हो जाएगा। इसमें जैसे होता है कि समावेशी शिक्षा में, जो समावेशी शिक्षा में एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं और पृष्ठभूमि के मतभेदों की परवाह किए बिना कि समान अवसर और सहायता प्रदान करना है। यह एक समावेशी और सहायक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देता है जो छात्रों को विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं को समायोजित करता है। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत हैं। प्रश्न 15 है, शिक्षकों को लिंग जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। लिंग जेंडर सामाजिक संरचना है जिससे ... को बढ़ावा मिलता है। तो देख सकते हैं कि लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को, लिंग जेंडर भेदभाव को, लिंग जेंडर अनुरूपता को, लिंग जेंडर समता को। तो क्या होगा? तो जिस शिक्षकों को जो लिंग जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सामाजिक जो है संरचना होता है, लिंग जेंडर समानता को बढ़ावा इसमें मिलता है। आपका ऑप्शन जो है 4 नंबर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। देखिए प्रश्न 16 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन सा दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए? तो पूछा है कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन सा दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। आपका पहला ऑप्शन है उनको पृथक्करण करके अलग शैक्षिक संस्थानों में भेजा चाहिए। तो देखिए ये पृथक्करण आपको दे दिया है, मतलब आपका जो है यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे केवल शब्द दिया है, इनको केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, यह भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे समान स्कूल में पढ़ सकें, यह आपका ऑप्शन सही है। इनको किसी भी प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे भी निगेटिव सेंस दिया है। तो इस तरह से प्रश्न आपको देखिए पृथक्करण दिया है, केवल शब्द दिया है और यहाँ पे नहीं दिया है। तो ऐसे प्रश्न को आप पहले ऑप्शन को आप काट दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए प्रश्न 17 है, क्या कह रहा है कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में कौन सा उचित समावेशन है। तो देखिए उचित समावेशन की बात किया है, तो आप लोग को शिक्षण में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो ऐसे ही प्रश्न को आपको बारीकी से पढ़ के जो है उसका उत्तर देना है। सीखने की क्षमता में जब कोई बालक सीखने के लिए जो है तात्पर है, तो निम्नलिखित में कौन सा उचित समावेशन आपको करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, लंबी अवधि के लिए लिखित परीक्षा, तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण, अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए तो सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को निम्नलिखित में कौन सा उचित समावेशन है। तो इसमें जो है आपका अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना एक उचित समावेशन होता है जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को जो है प्रदान किया जाता है। इसमें छात्र को कक्षा में ऐसी सीट देनी चाहिए, मतलब मिलनी चाहिए जो अधिगम के लिए अनुकूल हो। इसका अर्थ यह हो सकता है कि छात्र कमरे में आगे ध्यान भटकने वाले स्थानों से दूर या किसी शांत सीट दी जाए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। देखिए प्रश्न 18 क्या कह रहा है आपका, समावेशी विद्यालयों को चाहिए कि वे क्या है विविधताओं को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें, बच्चों को पहचानने, नामीकरण और उन्हें पृथक करें। देखिए पृथक शब्द दे दिया है, आपका जो है निगेटिव सेंस देता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। एकरूपता और मानकीकरण पर ध्यान दें, देखिए मानकीकरण बात ये भी गलत हो जाएगा। दया और सहानुभूति मनोवृत्ति विकास करने पर ध्यान दें, तो देखिए दया और दृष्टि जो है वहाँ पे नहीं दिखाना है, वहाँ पे सभी स्टूडेंट को एक समानता की, मतलब समावेशी शिक्षा जब दे रहे हैं तो उसमें समानता के जो है सब में भावना आना चाहिए सभी बच्चों के प्रति। अब तो आपका ऑप्शन क्या बच रहा है? 1, तो विविधता को समझें और स्वीकार करें और महत्व दें, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। अब जैसे इसमें विविधता की बात किया गया है, जैसे अलग अलग स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, तो सबकी बोली भाषा सबकी अलग अलग होती है, तो उसमें क्या करना है, सभी बच्चों को जो है समावेश करना है, जिसमें सभी की मातृभाषाओं को स्वीकार करना है और जो है उसी अकॉर्डिंग उनको जो है शिक्षा देनी है। तो यह कहा है विविधता को समझें, स्वीकार करें और उसे क्या है उनकी मातृभाषाओं को जो है महत्व दें। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए प्रश्न 19 क्या है, रचनात्मक एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है। रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है अभिसारी सोच की, विचारों की मौलिकता
कार्यों को दोहराने के लिए वरीयता, विचार में केंद्रितता। तो जो रचनात्मकता की एक नए मौलिक विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता है, यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अभिसारी चिंतन शामिल है, जो एक समस्या के लिए जो कई समाधान उत्पन्न करने में क्षमता होती है, और अभिसारी चिंतन विकल्पों के एक समूह में सबसे अच्छा समाधान चुनने की क्षमता होती है। तो क्या होगा? विचारों की मौलिकता। अब क्या लगाएंगे ऑप्शन को? विचारों की मौलिकता, ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए प्रश्न 20 है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है, जो है आपका शिक्षण का सबसे मस्त प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आप देखिए, हम लोग पढ़ते हैं समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का प्रस्ताव। तो देखिए सभी समावेशी मतलब है तो सभी बच्चे एक समान होते हैं, तो इस विशेष कोई नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रियाएँ जुड़ी हुई हैं। आगे देखते हैं, समावेशन केवल, देखिए केवल दिव्यांग बात कर दिया, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। समावेशन सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम में मानकीकरण जोड़ देता है, यह भी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। समावेशन बहिष्करण की प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें क्या होता है, सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं को परवाह किए बिना जो है समान विद्यालय व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो डेली आप लोग को जो है बाल विकास है, हिंदी है, पर्यावरण है, साइंस है, आपका जो आपके उसके सभी का जो है क्वेश्चन मिलता रहेगा। आप लोग जो है डेली प्रैक्टिस करते रहिए, इससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी बनी रहेगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। 21 प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? तो देखिए इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? तो इसमें जान सकते हैं, जो सामाजिक रचनावाद अधिगम का एक सिद्धांत माना गया है, जिसमें क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया के महत्व पर बल दिया गया है। इस विचार पर जो आधारित ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है, और विद्यार्थी सक्रिय रूप से एक दूसरे के साथ अपनी अंतःक्रिया के माध्यम से अपनी विश्व की समझ का निर्माण करते हैं। एक जैसे होता है, विद्यार्थी गोला बना के बैठते हैं, उसमें क्या होता है, उनमें एक दूसरे से जैसे प्रश्न करना या डिस्कस करना किसी चीज़ के लिए, अंतःक्षरी करना, तो इसी तरह से उनका जो है अपनी अपनी जो है अंतःक्रियाओं के माध्यम से जो है एक दूसरे की समझ को समझते हैं। तो देखिए इसमें सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण क्या हो सकता है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक कक्षा जहाँ शिक्षक पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को उत्तर निर्धारित करता है। दूसरा है एक कक्षा जहां पढ़ाया जाता है कि उसका निर्धारण इस बात से होता है कि मूल्यांकन किया जाना है। तीसरा है एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थी को उचित पुरस्कार देकर उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। चौथा है एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। तो देखिए जब एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे तो एक दूसरे से सहयोग से जो है बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 है। देखिए प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? तो सार्थक अधिगम को जो बढ़ावा देती है, देखिए सार्थक अधिगम जो एक प्रकार का अधिगम है जो लंबे समय तक चलने वाला होता है, जिसमें क्या होता है, नई स्थितियों में लागू किया जाता है या तब प्राप्त होता है जब शिक्षार्थी जो है विषय वस्तु की सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। जब कोई स्टूडेंट किसी विषय वस्तु में सक्रिय रूप से जुड़ेगा तब इस अधिगम को जो है प्राप्त करता है, और नई सूचना और मौजूदा ज्ञान के बीच संबंध बनाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उसमें चर्चा अन्वेषण आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। चर्चा अन्वेषण जो है करते हैं एक दूसरे से। देखिए प्रश्न 23 है, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है? तो आपका ऑप्शन है अनुरूपित सोच, कलन विधि, स्वानुभाविक और अनुक्रिया समुच्चय। तो इसमें क्या हो जाएगा, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक क्या होता है? अनुक्रिया समुच्चय। जैसे अनुक्रिया समुच्चय किसी समस्या की एक जो निश्चित तरीके से, भले ही वह तरीका सबसे प्रभावी ना हो, अनुक्रिया देने की प्रवृत्ति होती है। तो ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए प्रश्न 24 है कि अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? तो पूर्वाभ्यास, रटना, अधिसंज्ञान, सामीकरण। जो अपनी सोच के बारे में क्या कहलाती है? अधिसंज्ञान।
तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अधिसंज्ञान जो है एक शब्द है जिसका उपयोग किसी अपनी सोच के बारे में, जैसे हम कुछ सोच रहे हैं उसको क्या कहेंगे, अधिसंज्ञान कहते हैं। सोचने की जो जागरूकता के बारे में जागरूक होने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें चिंतन प्रक्रिया और रणनीतियों की सक्रिय रूप से जांच की जाती है। तो इसमें जो क्या होगा, अधिसंज्ञान हो जाएगा। देखिए प्रश्न 25 है, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो देखिए गैर संदर्भित गतिविधियाँ, यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ, अर्थपूर्ण गतिविधियाँ, ऐसी गतिविधियाँ जो शिक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित हों। तो देखिए जब स्टूडेंट खुद उसमें देखिए खुद तरीके से जब उसमें इच्छुक होगा, उसमें नियंत्रित मतलब उसमें भाग लेगा तो वो बहुत ही अच्छे से सीखेगा, जब जिसमें कोई अर्थपूर्ण उसमें अर्थ निकले। तो देख सकते हैं जब अर्थपूर्ण गतिविधियां होगा जिसमें विद्यार्थी जो है बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए प्रश्न 25 है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया क्या है। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया जो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है। सीखने की प्रक्रिया की उनकी आनुवंशिक संरचना आकलन के साथ सटीक भविष्यवाणी की जाती है। देखिए आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो कड़ी सजा देकर सुसाधित किया जाता है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। में उनके विकास की बाधा उत्पन्न करती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है। जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया होती है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है। देखिए प्रश्न 27 है, संवाद की चर्चा की प्रक्रिया बच्चे को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक है। आर है, सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है। तो क्या है, या देखिए आपका ऑप्शन संवाद चर्चा प्रक्रियाएं बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक है। जैसे बालक में एक दूसरे से उनसे प्रश्न पूछना, उनसे पूछना, या फिर किसी नाटक में भाग लेना, सारी प्रक्रियाएं जो है बच्चों को जो है इसमें क्या होता है, उनकी सोच को डेवलप होता है। जैसे नाटक में होगा तो उनके जो है किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो उसके बारे में सोचेंगे, तो ऐसे में उनका जो है बेहतर होगा। सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है, यह भी आपका ऑप्शन सही है। यानी जो है ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए प्रश्न 28 क्या कह रहा है कि सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। देख सकते हैं कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मनोयौनिक दृष्टिकोण। तो देखिए कौन सा पूछा है, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। तो आप देखिए सामाजिक सांस्कृतिक जो दृष्टिकोण होता है जिसमें सामाजिक रचनावाद के रूप में भी जाना जाता है, अधिगम का एक सिद्धांत जो अधिगम की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक को महत्व पर बल देता है। तो आप क्या लगेंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए प्रश्न 29 है, निम्न में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा की बात किया है जिसमें क्या होता है कि रुचि के कारण नया कौशल सीखना, इनाम जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी में भाग लेना, सजा से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा की बात किया है तो क्या होगा, जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा किसी बाहरी पुरस्कार या दंड के बजाय अपने लिए गए अभिप्रेरणा है, करने की अभिप्रेरणा है। दूसरे शब्दों में इसे क्या कहते हैं कि जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा गतिविधि संतुष्टि से ही प्रेरित होती है। तो क्या होगा, जैसे रुचि के कारण, जैसे जब कोई व्यक्ति खुद सोचेगा और खुद किसी चीज़ में भाग लेगा तो उसका क्या होगा, तो एक नया कौशल का विकास होता है। तो इसमें रुचि के कारण नया कौशल सीखना होगा। आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा। तो देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा। तो आपका ऑप्शन है तनाव, बी है भारी चिंता, सी है जिज्ञासा, डी है हीनता। तो पूछा है कि कौन सा अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा। देखिए तनाव ना जो आपका ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा, हीनता भी आपका गलत होगा। जिज्ञासा मतलब होता है क्या, जिज्ञासा एक संवेग होता है बच्चों में जो पाया जाता है, जो एक अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देता है और सुसाधित करता है। जब कोई व्यक्ति जैसे जिज्ञासु होता है तो उनमें नई सूचना
जैसे नई सोचने की शक्ति होती है, नई नई अवधारणाएँ आती है, खोजने और समझने की जो है तीव्र इच्छाएँ जागती है। तो अधिगम की आंतरिक अपीड़ा अधिगम की प्रक्रिया में संलग्नता और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? 3 हो जाएगा। तो मित्रों, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी जो है इसको वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो को लाभ उनको भी मिल सकें। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।